नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। 5 दिन से नक्सलियों के कब्जे में रहा सीआरपीएफ का जवान राकेश्वर सिंह मिन्हास रिहा हो गया है। 3 अप्रैल को तर्रेम में हुए नक्सली मुठभेड़ के बाद बंधक बनाया गया था। 4 अप्रैल को नक्सलियों ने खुद मीडिया को फोन कर इसकी जानकारी दी। वहीं 7 अप्रैल को नक्सलियों ने एक तस्वीर जारी कर बताया कि जवान उनके कब्जे में है और सुरक्षित है। इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। नक्सलियों ने सरकार से जवान की रिहाई के लिए मध्यस्थों के नाम घोषित करने के लिए कहा। फिर पद्मश्री धर्मपाल सैनी के नेतृत्व में बनी टीम और पत्रकारों की मौजूदगी में 8 अप्रैल को नक्सलियों ने राकेश्वर को रिहा कर दिया। हालांकि नक्सली हमले के बाद बंधक बनाए गए कोबरा जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई और इसके तरीके को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि पूरे घटनाक्रम में सरकार को क्या संदेश देना चाहते थे नक्सली। सवाल ये भी कि सरकार इस अपहरण कांड से कितने सबक लेगी, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। 3 अप्रैल को बीजापुर के तर्रेम में मुठभेड़ के बाद से लापता कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मिन्हास को 5 दिन के बाद 8 अप्रैल को शाम 4 बजे नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर रिहा कर दिया। नक्सलियों ने जन अदालत में सैकड़ों आदिवासियों की मौजूदगी में जवान को बंधी रस्सियां खोलकर रिहा कर दिया। इसके बाद जवान को मध्यस्थता करने पहुंचे सामाजिक लोगों और पत्रकारों के हाथ सौंप दिया गया। सबसे बड़ी बात ये कि नक्सलियों ने किसी तरह की कोई शर्त नहीं रखी, बिना शर्ती उसे रिहा किया। हालांकि राकेश्वर को छुड़वाने वाले मध्यस्थ इस घटना को बस्तर की शांति के लिए अहम पहल करार दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से सब तरह से बहुत अच्छा मैंने कोई भी ऐसी नहीं की गई जिसमें ना हो। सब कुछ सकारात्मक रूप से काम किए गए, हम लोग तरफ से भी उन लोगों की तरफ से भी। फिर उसके बाद रिहाई कर दी गई। और 4:45 बजे राकेश्वर सिंह को लेकर रस्सी में बंधे हुए लाए। राकेश्वर सिंह को छोड़ने के लिए क्या कोई शर्त उन्होंने लागू की? नहीं, सही में कहा जाए तो शर्त उन्होंने रखा। वैसे राकेश्वर सिंह की रिहाई से ज्यादा हैरान करने वाला उसे रिहा करने का तरीका रहा। नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह की रिहाई के लिए वही जगह चुनी जहां उन्होंने सुरक्षा बलों पर हमला किया था। इस घटना को नक्सलियों का माइंड गेम बताया जा रहा है। दरअसल जिस तरह से जन अदालत लगाकर हजारों आदिवासियों की मौजूदगी में जवान को मध्यस्थों के सुपुर्द किया, उससे भी नक्सलियों ने एक संदेश देने की कोशिश की कि इलाके में उनका राज है। शायद यही वजह है कि राकेश्वर सिंह मिन्हास की इतनी आसानी से रिहाई के बाद कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। मसलन जब जवान को निशर्त रिहा करना था तो मध्यस्थों की आवश्यकता क्या थी? क्या कोई गोपनीय मैसेज सरकार और नक्सलियों के बीच इन मध्यस्थों के जरिए पहुंचाया गया? नक्सलियों को इस पूरे प्रकरण से क्या फायदा हुआ? क्या इस बार नक्सलियों की रणनीति केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की रणनीति पर भारी पड़ी है? अब नक्सल मोर्चे पर सरकार की क्या रणनीति होगी? सवाल तो कई हैं, जिन्हें लेकर अब सियासत भी तेज है। पूर्व गृह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नक्सली माइंड गेम खेलकर सरकार को गुमराह कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार नक्सलियों की रणनीति का जवाब देने में काफी पीछे रही। हालांकि कांग्रेस का इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना ही तर्क है। ये तो नक्सली जो है वो सरकार को गुमराह कर अपने काम में सफल होना चाहते हैं, और जो मेन तो इसको छोड़ना इसलिए पड़ा कि फोर्स का जब दबाव पड़ा और उनको अपनी जगह चेंज करनी थी, तो जगह चेंज करने के लिए बार बार उन्होंने ये किया, और जवान को छोड़कर कोई उन्होंने एहसान नहीं किया है, वो तो सरकार के दबाव में उन्होंने छोड़ा। लगातार हमले नक्सली कर रहे हैं, और जिस तादाद में हमले कर रहे हैं उनको जवाबी हमले जो होना चाहिए, कहीं न कहीं सरकार उसमें चूक रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि वो वापस लौटे। पूरे परिवार के लोग भी चिंतित थे। पिछले दिनों उनके माताजी से मेरी बात भी हुई थी, और इस बात की प्रसन्नता है कि वापस आए, और उनको सबको जो इसमें जुड़े हुए थे इस अभियान में, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। केंद्र के अधिकारी, राज्य के अधिकारी, हमारे मुख्यमंत्री जी, इन सब लोगों ने मिलकर जो साधारण नीति तैयार की, उसका एक सकारात्मक अच्छा परिणाम आया। जिस तरह पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसे लेकर पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल पर कई सवाल खड़े हुए, क्योंकि ऑपरेशन उस इलाके में किया जहां बीते 10 वर्षों से एक जैसी गलती दोहराई गई और हर बार वही नतीजा निकला। सवाल ये उठा, पुलिस रणनीतिक तौर पर इन 10 सालों में क्या सुधार कर पाई, वो भी तब जब इलाके में नए कैंप और अत्याधुनिक संसाधन पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं।
अब सरकार और सुरक्षा बलों को ये तय करना होगा कि इस घटना के पीछे छिपे संदेश से वो क्या और कितना सबक लेते हैं और आगे लाल कॉरिडोर में किस तरह मुकाबला करने के लिए वो आगे की रणनीति बनाते हैं। जगदलपुर से नरेश मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि नक्सलियों की जो ये रणनीति है जिसके तहत जवान को छोड़ा गया और 10 साल पहले करीब जब एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण हुआ था उस समय में बीच में मध्यस्थ लोगों को रखा गया था, राज्य के बाहर के लोग थे, इस बार स्थानीय लोग थे। लेकिन चीज़ों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। सरकारें बदलती हैं, नीतियां बदलती हैं, लेकिन सरकार में जो लोग रहते हैं उनके बयान वही रहते हैं, विपक्ष में जो लोग रहते हैं उनके सवाल वही रहते हैं। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे घटनाक्रम में ये रही कि जो वार्ताकार गए थे या मध्यस्थ गए थे उनका कहना है कि कोई इस तरह की कोई डीलिंग नहीं हुई, कोई गिव एंड टेक जैसी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने इनकी बात मान ली और उसको छोड़ दिया। जो तरीका था गांव वालों को इकट्ठा किया, जहां पर इकट्ठा किया वही जगह थी जहां पर पुलिस फोर्स और नक्सलियों के बीच में, जिसको सत्ताधारी दल के नेता ने युद्ध का नाम दिया है, युद्ध जैसी स्थिति बनी थी। उसके बाद जो ये घटनाक्रम हुआ है, और यदि आप पूरे घटनाक्रम पर नज़र डालें तो नारायणपुर की जब घटना हुई थी उसके बाद जो एक प्रेस नोट आया था उसमें नक्सलियों ने एक शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद जो लगातार घटनाक्रम बदले हैं, तो क्या नक्सली ये संदेश देना चाहते थे कि वार्ता के लिए कौन लोग होंगे? तो ये 4 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय जी हैं जो संसदीय सचिव भी हैं और गृह विभाग से जुड़े हुए भी हैं। इसके अलावा केदार गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दोनों लोग हमारे साथ रहेंगे। चूँकि ये मामला अब धीरे धीरे राजनीतिक भी हो रहा है, तो राजनीतिक घटनाक्रम पर राजनीतिक बयानबाजी और इसके मायने क्या हैं उस पर चर्चा करेंगे। विकास जी, आपकी सरकार ने 5 दिन के अंदर जवान को छुड़ा लिया, ये एक बड़ी सफलता है। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जो जवान अपहृत हुआ था उसके परिवार वाले परेशान थे, सारे लोग परेशान थे, उनकी वेलबींग्स को लेकर, उनकी स्वास्थ्य की चिंता को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर। क्या लगता है आपको कि नक्सलियों ने बिना किसी सौदेबाजी के जवान को छोड़ा होगा? विकास जी, अब तक मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक के? हाँ, अब आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी आपकी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी श्री जी, निश्चित ही एक तो बहुत जिस उस राकेश्वर जी को छुड़वाया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी चिंतित थे, उन्होंने परिवार के जो जवान हैं उसके परिवार में भी बात की, उसी दिन उन्होंने बात की। उसके बाद लगातार वो सतत संपर्क में रहे। सरकार अपने सिस्टम को लगा के रखी। जो माध्यम है, वो माध्यम जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जो सामाजिक संगठन या NGO चलाने वाले, अब जो बहुत ही सम्मानित लोग हैं, वो उनके माध्यम से हम राकेश्वर जी को छुड़वा पाए। मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से पूरे देश की भावनाएं उस सिपाही के साथ में थी, हर जगह कहीं पूजा पाठ हो रहे थे, कहीं दुआएं मांगी जा रही थी, लोग अपील कर रहे थे, और एक मार्मिक अपील उस बच्ची की, जो राकेश्वर की बच्ची, जो राकेश्वर की बेटी है, उन्होंने भी एक मार्मिक अपील, एक वीडियो जारी किया था। और इन सब को मिलाकर सब जब सोच एक होगी जिसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है और जिसमें राज्य सरकार ने तो पहल भी की, और मैं समझता हूं कि उस जवान को छुड़ाया गया। कहीं कोई मुझको नहीं लगता कहीं कोई इसमें शर्त की बात रही हो, और इस बात को उन लोगों ने भी पूरे सच्चे तौर पर कहा है, साफ तौर पर कहा कि रिहाई क्यों हो रही है और रिहाई किस लिए हुई, और वो जवान आज अपने वापस लौट कर आया। विकास जी, आपकी सरकार का कहना है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन लोगों का भी कहना है कि कोई शर्त नहीं रखी गई थी, बिना शर्त ही रिहाई हुई है। लेकिन जब एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण हुआ था उसके बाद उनकी रिहाई हुई थी, तो आपकी पार्टी ने ही लगातार इस बात को उठाया था कि सरकार और नक्सलियों के बीच में क्या गोपनीय समझौता हुआ है उसको उजागर किया जाए। तब भी उस समय की जो सरकार थी उसका कहना था ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि ये हुआ है कि जो
ग्रामीण जेलों में बंद हैं या जिनके ऊपर छोटी मोटी धाराएं लगा के उनको अंदर कर दिया गया है, जेल के अंदर कर दिया गया है, उनको किसी तरह बाहर रिहा करने की बात और उनके मामलों की समीक्षा के लिए निर्मला बुच कमेटी बनाने की बात, फिर उसके एक टाइमली बैठक की बात जो सरकार ने की थी, जो कि एक न्याय संगत उनकी मांग भी हो सकती है और न्याय संगत मांग थी भी। तो अभी सवाल उठना लाजमी है कि इतनी जल्दी कैसे जवान की रिहाई हो गई और इन 4 लोगों की बात नक्सलियों ने कैसे मान ली। और जैसा कि कहा जा रहा है कि नक्सली ये संदेश देना चाहते थे कि उनका एक मानवीय चेहरा है, कि उन्होंने 12 गांव के लोगों को बुलाया, वहां बैठक की और उस स्थान पर बैठक की, और सरकार का जैसा कि कहना था कि हमारी चिंता उसकी सुरक्षित रिहाई थी। तो क्या आपको लगता है कि नक्सली इतने उदार हैं जिन्होंने 22 लोगों की जान ली, वो एक जवान को इस तरह से छोड़ देंगे? देखिए सीधी सी, हमने कभी इस बात को नहीं कहा कि वो उदार हैं और वो इस लायक लोग हैं कि आज अगर वहां से राकेश्वर जी की रिहाई हुई है या मध्यस्थों के माध्यम से उनको वापस लाया गया, तो कभी सरकार इस पक्ष पर बात नहीं कर रही है कि वो उदार है। हम तो पहले भी इस बात को, मुख्यमंत्री साहब ने, भूपेश बघेल जी ने इस बात को कहा, लड़ाई जारी रहेगी। और इस बार जो ये जो हुआ, ये कोई मुठभेड़ नहीं थी, ये तो हमारे जो जवान हैं उनके कोर एरिया में जाकर, उनको चुनौती देकर, उनके कोर एरिया में जाकर लड़ाई लड़ने की बात उन्होंने कही। और जिस प्रकार से जवानों के साथ, जो घायल जवान हैं उनके साथ अलग अलग अस्पताल में जाकर मिलने का अवसर मिला और उनकी जुबानी जो बात सुनने का मौका मिला, मैं आपको बताता हूं, उनका बयान मैं खुद सुना हूं। जिस बहादुरी के साथ वो लोग अपनी बातों को रख रहे थे, सामने दुश्मन खड़ा है, उसके बावजूद वो लोग लगातार डटे रहे। किसी के छाती में गोली लगी है, किसी के पैर से गोली पार हुई है, किसी की अलग अलग तरीके से वो लोग घायल हुए, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। हमारे 22 जवान उसमें अपनी शहादत उन्होंने दी, शहीद हुए। हम उनकी शहादत को कभी भूल नहीं सकते। और मैं ये भी आपको बताता हूं, अभी सरकार उन चीजों को भूली नहीं है। सरकार इस चीज, और मैंने पहले भी आपको कहा, बंदूक के रास्ते से ही खाली नक्सली हटेंगे ये बात नहीं है। विकास का जो विकास की जो योजना, विकास की जो राह को छत्तीसगढ़ की सरकार ने पकड़ा है, मैं समझता हूं उससे भी हम इसका निराकरण कर सकते हैं। जिस प्रकार से बस्तर के अंदर अलग अलग ग्रामीण अंचलों तक सड़क का निर्माण हो रहा है, रोड पुल पुलिया बन रहे हैं, उसका भी उससे भी कहीं ना कहीं उनका फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन हम वहां स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की जा रही है, वहां के वही जिला के लोगों को वहीं पर नौकरी, सरकारी नौकरी यूपीएससी के माध्यम से लगाने का फैसला सरकार ने लिया है। जिस प्रकार से उद्योग नीति राज्य सरकार ने बनाई, छोटे छोटे उद्योग, स्टील उद्योग उन क्षेत्रों में लगेंगे, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सरकार की अपनी नीति साफ है, सरकार अपनी योजना को चाहती है और सरकार इस पर लगी है। जी शिरीष जी मेरे साथ केदार गुप्ता जी भी, मैं केदार गुप्ता जी से बात करना चाहूँगा। केदार जी, नारायणपुर का हमला हुआ, उसमें नक्सलियों ने एक शांति वार्ता की बात की और लास्ट जो उनका ये प्रेस नोट था उसमें उन्होंने नीचे अलग से लिखा, सूचना सरकार मध्यस्थों की घोषणा करे, उसके बाद कोई बात होगी जवान की रिहाई की। सारी कड़ियों को जोड़ते हुए और जवान की रिहाई और जो बातें चल रही हैं कि किसी शर्त के तहत छोड़ा गया है, और जैसा कि आपने सुना होगा धर्मपाल सैनी जी को, उन्होंने कहा हमने बोला, उन्होंने हमारी बात मान ली, मैंने उनकी बात मानी, उन्होंने हमारी बात मानी। तो क्या बात थी, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपकी पार्टी 15 साल सत्ता में रही है, बहुत सारे लोगों का अपहरण हुआ उस बीच में, आपकी पार्टी ने भी उन सबको छुड़वाया है। कुआंकोंडा के चाहे थानेदार हों, प्रकाश सोनी या एलेक्स पॉल मेनन हो, इसके अलावा अलग अलग जवान भी अलग अलग समय पर अपहरण हुए और छूटे हैं। देखिए, एक राहत भरी खबर है, ये अपहरण जवान को सुरक्षित सकुशल नक्सलियों ने छोड़ दिया। परंतु जैसा आपने कहा कि 22 लोग को मारते हैं और एक जवान को छोड़ते हैं, और वो भी इतनी आसानी से, और इसमें दुखद और आश्चर्य मिश्रित एक बात जो समझ में नहीं आ रही है, पूरे देश में जहां भी बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो लोग पूछ रहे हैं कि 5-6 लोग जाते हैं और बड़े आराम से, उनका जाते हुए भी वीडियो है, मोटरसाइकिल में आते हुए भी मोटरसाइकिल में वीडियो है, और वहां तक तो ठीक है। उसके बाद जवान को रस्सी बांधकर 12 गांव के लोगों के सामने, जहां पर घटना घटी थी, वहां चौपाल लगाई जाती, उस चौपाल का भी वीडियो है, और जन अदालत लगाई जाती, उस जन अदालत का भी वीडियो है, और उसमें नक्सली भी दिख रहे हैं जो जवान को रस्सी से बांध रहे। तो ये मैसेज क्या है?
ये संदेश किस प्रकार का है। पहले भी अपहत हुए लोग, उनको छुड़ाया गया, नक्सलियों ने छोड़ा, पर इस प्रकार से खुला एकदम वातावरण और आए गए और ले गए चले गए, और उसके बाद ये समझ के परे है। नक्सलियों ने एक बड़ा संदेश दिया है जो बहुत स्पष्ट है। वो अपने क्षेत्र में बताना चाह रहे हैं ग्रामीण भाइयों को, और सुरक्षा बल को भी ये बताना चाह रहे हैं, और जिसमें वो सफल भी हुए कि जो हम चाहें वो हम करते हैं, और जैसी हमारी मर्जी होती है उस हिसाब से सरकार भी चलती है। और देखिए, एक को छोड़ा और 3 स्वास्थ्य कर्मियों को किडनैप कर लिया, अपना काम कराया, और अभी देख रहा था मैं चैनल में तो ऐसा समाचार था कि उन्हें भी छोड़ दिया। तो इनके ये संदेश है कि हम जो करना चाहते हैं बड़ी सहूलियत के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश में कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, ले जा भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को भी ले जा रहे हैं और फिर छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, कोई समझौता नहीं हुआ, एक राहत भरी खबर है। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत प्रसन्नता की बात है, 22 हमारे नौजवान, हमारे जवान शहीद हुए, इसलिए दुखद घटना थी और रहेगी। परंतु जो मरावी की बात चल रही है, शायद में नाम हो सकता है कुछ हो जिसे वहां सुपुर्द किया गया, अगर नहीं किया गया तो उसे मीडिया के सामने ला दिया जाए कि भाई ये है जिसकी घटना चल रही है समाचार में, और वो व्यक्ति नहीं ले गया, कोई समझौता नहीं हुआ। सवाल समझौते का नहीं है, सवाल ये है कि किस ढंग से वीडियो बन रहा है। एक दहशत है परिवार में। जब हमने उस व्हाट्सएप पर भेजा तो बोले अरे ये अपने प्रदेश में, अपने बस्तर में उसको जवान को इतने लोगों के बीच और रखा जा रहा है, और अदालत में फैसला क्या है, आखिर क्या संदेश गया इस बात से। तो मैं समझता हूं कि भयावह स्थिति में इसे कहूंगा। और लगातार जो रेंजर की हत्या हुई, ठीक है नक्सलवादी हत्या करते हैं, पर गैर पुलिस वालों को मारने का जो सिलसिला उन्होंने अभी शुरू किया कि 2 आदिवासी भाई जा रहे थे एक मित्र के साथ अपनी शादी के लिए लड़की देखने, उसकी हत्या कर दी। उसके बाद एक गांव से 12 लोगों को दूसरे गांव में भगा दिया, सरकार उनको वो गांव में नहीं ला पाई। तो ये लगातार जो घटनाएं चल रही, इनका नेटवर्क और मनोबल, मैं कहूंगा मनोबल कितना बड़ा कि वो रस्सी से जवान को बांध रहे, उसकी वीडियो चल रही है और वीडियो वायरल हो रही है। ये क्या है? ये कहीं भय नहीं है क्या? मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं नक्सलवादियों के मंसूबों को बहुत ज्यादा बल मिला है, और इससे सुरक्षा बल के जवान ये वीडियो को देखकर और 22 लोगों की जो जी केदार जी, आपने बहुत मुद्दे की बात की है और आपकी बात से 2 सवाल निकलते हैं जिनका जवाब मैं विकास उपाध्याय जी से लेना चाहूँगा। केदार गुप्ता जी की बातों से 2 सवाल बड़े खड़े होते हैं जिनका जवाब विकास जी से जानना चाहूँगा। विकास जी, केदार जी का कहना है कि जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, और मैंने भी देखा इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जवान को इस तरह से बांधे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी हम फिल्म का सीन देख रहे हैं जहाँ पर जवान को बंधक बनाया गया है और उसको रस्सी से बांधा गया है, फिर खोला जा रहा है, वहाँ कुछ मीडिया कर्मियों को ले जाया जाता है। उसके अलावा वो सामाजिक कार्यकर्ता जो गए थे उनको छुड़ाने के लिए वो बीच में खड़े होते हैं, और ऐसा जो पूरा दृश्य बनता है वो अपने आप में जिसको बोलना चाहिए कि दहशत कायम करने या दहशत फैलाने वाला दृश्य पैदा किया गया। एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि जिस व्यक्ति के बारे में आज दिन भर से चर्चा चल रही है कि जिसको नक्सलियों को सौंपा गया था, और जैसा कि आपकी सरकार की तरफ से जो बयान आया है कि वो व्यक्ति कोई नक्सलियों को सौंपा नहीं गया, वो जो टीम गई थी उसको रास्ता दिखाने वाला मार्ग पथ प्रदर्शक व्यक्ति था जिसको बाद में उसके गांव में भेज दिया गया। तो केदार जी का जो कहना है कि यदि वो गांव का व्यक्ति था, ग्रामीण था, तो उसको सबके सामने लाना चाहिए ताकि इस तरह की जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है जो दिन भर से पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है, उसके वीडियो चल रहे हैं, उस पर अलग अलग तरह से स्पष्टीकरण आ रहा है, उस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। सीरीज जी, जैसे केदार गुप्ता जी को मैं सुन रहा था, और केदार गुप्ता जी ने जिस बात को कहा, बेबुनियादी बातों को उन्होंने कहा है, और जब सरकार ने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया, और महत्वपूर्ण बात यह है कि केदार जी की बात को मैं सुन रहा था, बहुत गंभीरता से मैं उनकी बात को मैंने सुना। वो आज की स्थिति क्या है, इससे पहले क्या स्थितियां थी, उनका मनोबल कैसे बढ़ा, आज वो इतने मनोबल में क्यों है। आपको मालूम है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में कितने समर्पण हुए, और ये पिछले 2.5 साल में कितना समर्पण हुआ। अगर उसके ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो 45% इसमें ही कम विकास जी ये सामने निकल कर आया है। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ जी,
विकास जी, मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है कि इस तरह का वीडियो जारी करना क्या संदेश देना चाहते थे नक्सली? आपको क्या लगता है? पहले भी आपको कहा, हम उस चीजों को सरकार उस चीजों को भूली नहीं है। हम अपने 21-22 जवानों की शहादत को हम भूले नहीं हैं, हम चुप नहीं है। आपको मुख्यमंत्री साहब जी का स्टेटमेंट आपने मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल जी का सुना नहीं? उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये जारी रहेगा, हम लड़ेंगे भी और वहां की विकास की गति को आगे भी बढ़ाएंगे। उसको हमको कोई रोक नहीं सकता। खुद केंद्र के मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने भी इस बात को कहा है। एक संयुक्त बैठक मीटिंग हुई, उस मीटिंग पर इस पर चर्चा हुई है। केदार जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उन्होंने खुद देखा किस प्रकार से उस बैठक में बात हुई। और हमारा लक्ष्य एक है, किस तरीके से नक्सलवाद को इस प्रदेश से खत्म किया जाए, और उसमें हर संभव प्रयास सरकार कर रही है। और इसका उदाहरण भी बहुत सारा सामने आया है। नक्सली उनके संगठन को, जो आम आदमी उनके संगठन को, जो नक्सलियों के संगठन के छोड़ के लोग समर्पण कर रहे हैं और सरकार के साथ आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, इस चीज़ को सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं कि नक्सली अपना संगठन छोड़ के सरकार के साथ आ रहे हैं और डीआरजी वगैरह में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ पर स्थानीय स्तर पर वो काम में लग रहे हैं, ये अच्छी बात है, उससे किसी को इनकार भी नहीं है। लेकिन जो ये तरीका था उसको लेकर, और जैसी बात जिसके बारे में बात हो रही है, ग्रामीण के बारे में, या नक्सली था, ग्रामीण था, जिसको सुपुर्द किया गया, फिर बाद में उसके बारे में ये हुआ कि वो ग्रामीण था और उनको टीम को आगे रास्ता दिखाने के लिए वो गए थे, उसको लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और जितनी चीज़ें आ रही हैं उसके साथ जो चीज़ें आ रही हैं उसमें अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही कि वो स्थितियाँ क्या थी, किन परिस्थितियों में उसको छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया, या वो यदि जैसा कहना है कि और 3-4 और ग्रामीण थे, लेकिन एक ही ग्रामीण का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो हम तक भी आया है और बाकी सब लोगों के पास भी आया है, उस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। खैर, सरकार ने जैसे भी और नक्सलियों को इतने कम समय में इस चीज़ के लिए राजी कर लिया कि जवान की रिहाई हुई, यह हमारे लिए और प्रदेश के लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। केदार जी, एक फाइनल कमेंट चाहूँगा आपका पूरे घटनाक्रम पर। मैं निश्चित रूप से कहूंगा 2016 से 2018 तक जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, प्रहार 1, 2 और 3 चला, उसके बाद से आत्मसमर्पण नक्सलियों ने के तरफ से बढ़ा है और नक्सली बैकफुट पे गए हैं। सरगुजा में नक्सल खत्म हुआ है, राजनांदगांव, कवर्धा में खत्म हुआ है। निश्चित रूप से बस्तर के कुछ क्षेत्र में नक्सलवाद था, नक्सलवाद है, और इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे विकास भाई ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के गृह मंत्री ने साथ साथ कहा है कि हम साथ लड़ेंगे। हम भी कहते हैं छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ खड़ी है नक्सलवाद की लड़ाई में। हम नक्सलवाद में राजनीति नहीं करते, पर सरकार की इच्छा शक्ति दिखनी तो चाहिए, कहीं कुछ मामलों में कुछ बात तो होनी चाहिए। अरे हम 4 लेयर में बात करेंगे। खैर केदार जी, जहां तक इच्छा शक्ति की बात है तो उस पर सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, वो दृढ़ता से अपना काम तो कर रही है। लेकिन हमारी चर्चा का विषय दूसरा था कि किसका माइंड गेम सफल रहा, नक्सली की अपनी रणनीति में सफल रहे। जैसा कि मैंने भी पहले कहा कि नक्सलियों के जो प्रेस नोट थे, पहले प्रेस नोट में शांति वार्ता की बात और लास्ट जो प्रेस नोट था उसमें मध्यस्थों की बात, और उसके बाद जो मध्यस्थ गए, तो उम्मीद की जानी चाहिए आगे शांति के लिए रास्ता खुलेगा और जो भी स्थितियां होंगी वो प्रदेश के लिए बहुत अनुकूल होंगी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।